शिकरा कार ड्राइव कर रहा था। जादू उसके बराबर बैठा हुआ था और काले लिबास में मलबूस बाबर शाह पिछली सीट पर तराज था। वो एक कच्चे रास्ते पर सफर कर रहे थे। गालिबन कोई पुराना गांव कोट था जहां से वो गुजर रहे थे। हर तरफ थोड़ की झाड़ियां बिखरी हुई थीं। कच्चा पक्का रास्ता था, लेकिन कीमती कार आसानी से वहां से गुजर रही थी। तकरीबन कोई 3 घंटे का सफर तय हुआ। फिर उसके बाद आबादी थी, टूटे फूटे घरों पर मुश्तमिल। कहीं घास फूस के झोंपड़े बने हुए, कहीं कच्चे मकानों की दीवारें उठी हुई। उनके दरमियान नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे थे। फिर एक टूटा फूटा खंडर नजर आया जो काफी कदीम मालूम होता था। यहां आने के बाद कार की रफ्तार सुस्त होने लगी। थोड़ी देर के बाद कार रुक गई। शिकरा और जादू अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर जल्दी से नीचे उतर आए थे। शिकरे ने कार का दरवाजा खोला और बाबर शाह नीचे उतर आया। तुम लोग इंतजार करो, मुझे देर भी हो जाए तो परवाह मत करना, बाबर शाह ने कहा और पुरवकार चाल चलता हुआ उस खंडर नुमा इमारत के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो काले काले रंग के 3-4 बंदे नजर आए। वो उसे देखकर पीछे हट गए थे और उन्होंने उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। एक और दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। उनके दरमियान एक मर्द छाला पर दुबले पतले बदन का एक साधु धोनी रमाए बैठा हुआ था। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। साधु के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, आओ बाबर शाह महाराज, बड़े भाग हैं हमारे कि आज महाराज को हमारा ख्याल आया और वो हमारे यहाँ पधारे। अरे लाओ महाराज के बैठने के लिए कोई चौकी। फौरन ही 2 आदमी एक चौकी लिए हुए आगे आ गए, जिसे उस साधुनुमा शख्स के सामने डाल दिया गया और बाबर शाह उस पर बैठ गया। बोल, सौदा करेगा 3 बैरों का। जवाब में साधु हंस पड़ा और फिर बोला, ये सौदा तो तूने कई बार किया है बाबर शाह, अब क्या लाया है बदले में? हम तो एक बात कहते हैं तुझसे, भोगल पंथ में आ जा, क्या रखा है धर्म कर्म में? अपनी बात कर महापाल, अपनी बात कर, सिर्फ वो बात कर जो तेरे करने की है। बाबर शाह ने कहा, चल ठीक है, बात कर। मेरे पास तेरा केस है महापाल और इस बार मैं पक्का सौदा करने आया हूं। बदले में क्या दे रहा है? माया मनी। अचानक ही महापाल का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके दोनों हाथ खोपड़ियों से हट गए थे। उसने लरसती हुई लेकिन भारी आवाज में दोहराया, माया मनी। बाबर शाह ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माया मनी। महापाल सर्द निगाहों से उसे घूरने लगा। कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, हमने तुझसे कभी मजाक नहीं किया है बाबर शाह, जब भी की है खरी बात की है। जो बात कही है सोच समझ कर कही है। क्या काम है तुझे? हमें माया मनी का लालच क्यों दे रहा है? बहुत ज्यादा खरा मत बन महापाल, हमने भी कभी तुझसे कोई धोखा नहीं किया। और अगर कोई बात याद है तो बता दे। पहली बात तो यह कि बैर तुझसे संभाले नहीं जा सकेंगे, तो फिर माया मनी का नाम क्यों ले रहा है? जानता है माया मनी क्या होती है? जानना भी नहीं चाहते, लेकिन जितना जानते हैं इतना काफी समझते हैं। 3 बैर अगर दे सकता है तो बात कर, क्या कहता है इस बारे में? पहली बात तो यह कि ये बैर तुझसे संभाले नहीं जा सकेंगे और तू है बड़ा धर्मताज। हालांकि मैंने तुझी से पहले कहा था कि धर्म कर्म धर्म वालों के लिए छोड़ दे। वो धर्म कर्म की आड़ में जो कुछ करते हैं उन्हें करने दे। हम ताकत के पुजारी हैं। आजा, इसमें धर्म कर्म का कोई चक्कर नहीं है। तू मुझे कहानियां सुनाने क्यों बैठ गया महापाल? अपनी बात कर। बोल, 3 बैरों का सौदा करता है? सौदा? सौदा ले जा, 3 बैर ले जा, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर उन बैरों से तुझे कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर महापाल से शिकायत मत करना। उन्हें काबू में रखने के कुछ भेदभाव होते हैं, जबकि तूने अपने मुंह से मुझे बताया है कि तेरे पास तो कोई मौक्किल भी नहीं है, बस टोने टोटकों से काम चला रहा है। अगर कभी दिमाग में खराबी पैदा हुई महापाल तो बता देना, इन टोने टोटकों का खेल भी दिखा दूंगा तुझे, बाबर शाह ने कदरे गौसीले लहजे में कहा। महापाल हंसने लगा। बुरा मानने की बात नहीं हो रही। मैंने कहा ना, अगर बैरों को संभाल सकता है तो ठीक है, ना दे मुझे माया मनी, मैं बैर तुझे दिए देता हूं। और जहां तक बात माया मनी की है तो वो अभी तेरी समझ में कहां आ सकेगी। माया मनी को समझने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए बाबर शाह। चल ठीक है, मैं ये बात तेरी मान लेता हूं कि माया मनी को मैं पूरी तरह नहीं जानता, पर तुझे नमूना दिखाई देता हूं, फैसला तू खुद कर लेना।
बाबर शाह ने कहा। इस बार फिर महापाल उसे अजीब सी निगाहों से घूरने लगा। कैसा नमूना? जवाब में बाबर शाह ने अपने लिबास से कपड़े की थैली निकाली। उसमें वो मिट्टी बंधी हुई थी जो बाबर शाह उस जगह से लेकर आया था जहां वो लड़की उसकी निगाहों से गुम हुई थी। उसने महापाल से कहा, तजुर्बा कर ले महापाल, अभी ले। महापाल ने कहा और फिर उसने किसी चेले को आवाज दी और भारी बदन का एक चेला उसके पास आ गया। कमंडल ले आ, महापाल बोला और चेला बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद एक चौड़ा कमंडल सामने आ गया। महापाल ने वो मिट्टी कमंडल में डाल दी और उसके बाद कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र बुदबुदाकर उसने कमंडल पर फूंक मारी तो कमंडल से शोले बुलंद होने लगे और महापाल की आंखें आग की तरह चमक उठी। वो उन शोलों को देखता रहा। शोलों में सियाह धब्बे नमूदार हो रहे थे। महापाल उन धब्बों का तजिया करता रहा और उसके बाद उसने कमंडल पर हाथ रख दिया और शोले बुझ गए। मिट्टी जूं की तूं हो गई। ये मिट्टी मुझे वापस कर दे, बाबर शाह ने कहा। हाँ, ठंडी हो जाने दे, तेरी अमानत तेरे पास वापस आ जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही है बाबर शाह। अब जरा कुछ बताएगा कि ये मिट्टी तुझे कहां से हासिल हुई? यह एक लंबी कहानी है, पर जिस लड़की पर मुझे माया मनी का शुबा हुआ उसके पैरों के नीचे की ये मिट्टी है। जो कुछ भी है वो माया मनी हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर। कोई ऐसा अनोखा वजूद है जो फौरन समझ में ना आए और इसके इम्कानात हैं कि वो माया मनी हो। पर ये तुझे कहां से मिल गई? ये काला कड़ा उतार कर मेरे हाथ में दे दे। अचानक ही बाबर शाह ने महापाल के हाथ की जानिब इशारा किया जिसमें वो काले रंग का एक कड़ा पहने हुए था। महापाल मुस्कुराकर उसे देखता रहा और फिर कहने लगा, जिस तरह तेरी अमानत मैंने तुझे वापस कर दी है, अगर हमारे बीच सौदा ना हुआ तो ये कड़ा तू मुझे वापस दे देगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ लम्हों के बाद महापाल ने वो कड़ा अपने हाथ से उतार कर बाबर शाह को दे दिया और बाबर शाह ने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर बोला, तू जानता है लोग अपने अपने काम लेकर मेरे पास आते हैं और मुझे अपनी बिपता सुनाते हैं। एक कहानी मेरे पास पहुंची और मैंने उसका तज्जिया किया। ये कहकर बाबर शाह ने मुख्तसर अल्फाज में दीदार खाला और ताहिरा जा के बारे में तफसीलात बता दी। महापाल कहने लगा, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने जुमला अधूरा छोड़ते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। बाबर शाह उसे देखता रहा। महापाल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, पर एक बात बता, ये पूछा तूने उन लोगों से कि जिस लड़की को तुमने भागते हुए देखा या जिसके पांव दरख्त से नीचे तक लटक रहे थे, उसका चेहरा ड्राइवर सज्जाद ने देखा? क्या ये चेहरा वही था जो उन लोगों की बहू का है? शायद ऐसा नहीं हुआ। लड़की का चेहरा बहुत दूर था और मैंने उसे देखा था, मगर मैंने उस लड़की को नहीं देखा जो उनके घर में मौजूद है। बाबर शाह, तुझे उस लड़की को देखना तो चाहिए था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है महापाल, बहुत ज्यादा अक्लमंद मत बन। ये सारे काम मैं भी जानता हूं। असल में जो शुबा मुझे हुआ कि वो कहीं माया मनी तो नहीं है, इसकी वजह से मैं तेरे पास आ गया, वरना शायद ना आता। खरी बात महापाल को हमेशा पसंद रही है। तो अब हमारे दरमियान एक सौदा तय हो गया है। मेरा ये कड़ा तेरे पास है। अब तू भी जमानत के तौर पर यह मिट्टी मुझे दे दे। मैं इस पर कुछ मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद मालूमात हासिल करूंगा और इस दौरान इस बात का बंदोबस्त कर कि उस लड़की को किसी जगह देख लिया जाए। ये काम मैं कर लूंगा, पर सौदे में क्या तय पाया है? 3 बैरों की बात कर रहा है ना तू? 3 बैर मैं तुझे दे दूंगा, पर तू ये समझ ले कि जब ये बैर तेरे पास पहुंच जाएंगे तो तुझे धर्म कर्म का खेल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अपने बड़े शोभतों के सामने ये बैर नहीं रुकेंगे और ना ही यह कड़ा तेरे हाथ में रहेगा, बल्कि तेरी कलाई को जलाकर भस्म कर देगा और तू टुंटा हो जाएगा। इसका ख्याल रखा जाएगा और इसका फैसला बाद में कर लिया जाएगा। तो फिर ये मिट्टी मैं ले लूं? हाँ, कड़ा मेरे पास है, तो तू बंदोबस्त करके मुझे मोबाइल पर कॉल कर देना, मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा, महापाल ने कहा। बाबर शाह अपनी जगह से उठ गया। महापाल हंसकर बोला, और जल पानी तो तू लेगा नहीं, क्योंकि तू धर्म का रसिया है। बाबर शाह मुस्कुराकर वापसी के लिए पलट पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में बड़े अनोखे ख्वाब थे। ये सब जादू के खेल थे जो बाबर शाह और महापाल के दरमियान थे। ऐसा गलत काम करने वाला हर शख्स दीन धर्म से वैसे ही दूर हो जाता है। बस एक नाम रह जाता है, जिनमें एक बाबर शाह था और दूसरा महापाल।
तायरा जहां को भला सब्र कहां हो सकता था। आखिरकार फोन पर दीदार खाला से राब्ता कायम हो ही गया। दीदार खाला, तुम कहां चली गई थी? फोन बंद कर रखा था। कितने फोन कर चुकी हूं तुम्हें। मैं गाड़ी भेज देती हूं, तुम आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आ जाती हूं। कुछ कहूंगी तो बुरा मानोगी। नहीं नहीं, बोलें, क्या बात है दीदार खाला? मेरा मतलब था कि वहां तुम्हारे यहां वो मौजूद होती है, हम खुलकर बात नहीं कर सकते। हाँ ये तो है, फिर मैं आ जाती हूं, तायरा जहां ने कहा। चलो फिर जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं। सज्जाद तो बिल्कुल अदमुआ होकर रह गया था। बीमार पड़ा हुआ था और शायद उसकी बीमारी की वजह से तजीन भी घर से बाहर नहीं निकली थी। वैसे भी वो कम ही बाहर जाती थी। महफूज अलबत्ता महफूज था और अभी तक उसके साथ कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया था। हाँ, अगर तजीन को कहीं जाना होता तो वो अब महफूज को साथ ले जा सकती थी। सज्जाद के बारे में उसे इल्म था कि सज्जाद की हालत बेहतर नहीं है। अलबत्ता उसने सज्जाद से आज तक किसी भी मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं की थी। बस अजीब से मिजाज की शख्सियत थी उसकी। चंद ही लोगों से उसका वास्ता रहा था, जैसे दानिश या फिर उसका दूसरा निशाना ताहिरा जहां थी। जहां तक मामला मिर्ज़ा इख्तियार बेग का था तो वो उस पर सदक़ेवारी हुआ करते थे, क्योंकि वो उनके सामने जब भी आती बड़े एहतराम के साथ आती और मिर्ज़ा इख्तियार बेग को अभी तक उससे कोई शिकायत पैदा नहीं हुई थी। ताहिरा जहां बेगम तैयार हुई और फिर वो बाहर निकल आईं। उनका घर भी भरा पुरा था। बेटे बहुएं पोते पोतियां सभी साथ में रहा करते थे। दीदार खाला की हुक्मरानी पूरे घर पर थी। अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद था। बहरहाल तायरा जहां के चेहरे पर खुशी देखकर वो कहने लगी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तायरा। हाँ दीदार खाला, हाथ चूम लूं आपके? क्या दूं क्या ना दूं आपको, बस एक बात कह देती हूं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो दीदार खाला तो दिलो जान से हाजिर हूं, कभी तकल्लुफ़ ना करें। अरे अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है कि खुद मुझसे संभाले नहीं संभलता। मेरे दानिश ने मुझे तस्लीम कर लिया, माँ मान लिया मुझे दोबारा। भूल ही गया था कि मैं उसकी माँ हूं, पर सब याद आ गया उसे। कुर्बान जाऊं बाबर शाह के। अच्छा हुआ क्या, बताओ तो सही। वो मेरे कमरे में आ गया और आने के बाद माँ कहकर लिपट गया, और क्या दीदार खाला, मुझे तो खुशी में मिठाई लानी चाहिए थी, मगर ये नौकर शौकर जो है ना, एक की 100 करते हैं। हाँ बीबी, जो भला तुम्हारे घर में खुशी हुई है वो मुझे मामूली नहीं लगती। देखो कब उससे तुम्हें निजात मिलती है। अच्छा वो हाशिम खान वाली बात क्या रही? वही तो बताने आई हूं दीदार खाला, तायरा जहां ने कहा। तैयार हो गया? वो तैयार हो गया है? दीदार खाला खुशी से उछल पड़ी। हाँ मैंने रिश्ता भी बता दिया। मैंने कहा कि हाशिम खान हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छी हैसियत वाले लोग हैं, खुदा मुबारक करे। देखूंगी तो सही कि कौन बच्चे का क्या बिगाड़ सकता है। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है तायरा जहां। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। एक बात और सोच रही हूं, अगर हाशिम और नुसरत को यहां बुलाती हूं, या चलो फर्ज करो मायरा को भी बुला लेती हूं, तो सूरत हाल गड़बड़ हो सकती है। मेरा मतलब यह है कि आज जिस लिए मैं वहां तुम्हारे घर नहीं आई, वही मसला उन लोगों के लिए भी हो सकता है। वो वहां मौजूद होगी और वो चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। फिर यूं करो, वैसे भी हक यही बनता है कि तुम खुद हाशिम खान के हाथ चलो। ठीक है मैं चलूंगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग से बात कर लो और एक बार ढके छुपे अल्फाज में कहो कि दानिश दूसरी शादी करना चाहता है। दीदार खाला ने कहा। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तायरा जहां ने कहा। दानिश ने जो कुछ उसके बारे में बताया है वो तो बहुत खतरनाक है। चलो देखती हूं, सोच समझकर तुम्हें जवाब दूंगी। तो मैं अभी हाशिम खान से ना मिलूं? हाँ 2 दिन सब्र कर लो, बस 2 दिन। मैंने सारी बातें तो तुम्हारे कान में डाल दी हैं, अब आगे जो होगा अल्लाह मालिक है। ठीक है। दीदार खाला ने तायरा जहां बेगम की खूब खातिर मदारात की। तायरा जहां बेगम का पेट भी हल्का हो गया था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो महफूज के साथ वापस अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ी। फरखंदा की भयानक तरीन जिंदगी के दिन गुजर गए थे। पिछला जो वक्त गुजरा था उसे उस पर यकीन नहीं आता था। माँ बाप मुल्क से बाहर थे, मोहब्बत करने वाला शौहर था, मकबूल अहमद उसका भरपूर ख्याल रखता था, लेकिन उसने अजीज़ा बेगम के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया था जो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता। अजीज़ा बेगम का मुंह उसी तरह टेढ़ा था। फरखंदा से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, लेकिन मकबूल अहमद अब हर तरह से, बल्कि ये कहा जाए कि पहले से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करने लगा था। गर्ज ये कि वक्त अच्छा गुजर रहा था। फरखंदा ने महसूस कर लिया था कि अब एहसान अहमद से अजीज़ा बेगम की जान जाती है। वो बिल्कुल सीधी हो गई थी।
फिर उस दिन अचानक तज़ीन फरखंदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। तज़ीन को देखकर फरखंदा का मुंह हैरत से खुल गया। बस मैं आ ही गई। घर में एक ड्राइवर बीमार है, दूसरा ऑफिस गया हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को दिल चाहा तो टैक्सी करके आ गई। फरखंदा उसे गौर से देखने लगी थी। फिर उसने कहा, सूरत हाल का मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है और मैंने दीदार खाला की और अपनी सास की कुछ बातें भी सुनी हैं। तायरा जहां बेगम को मैंने उस दिन भी देख लिया था जब शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। आंखों ही आंखों में खा रही थीं। यार ये सासें ऐसी क्यों होती हैं? तज़ीन हंस पड़ी, फिर कहने लगी, चलो खैर छोड़ो उनकी बात। ये दीदार खाला आखिर क्या चीज़ है? ये समझ में नहीं आई। बस तावीज़ कंडों की शौकीन है, न जाने कहाँ कहाँ राब्ते कर रखे हैं। उसी वक्त नीलम अंदर आ गई। तज़ीन को देखकर वो दंग रह गई। किसी ने उसको बड़े गेट से अंदर आते हुए नहीं देखा था। ये उसकी अपनी काविश थी जिसके जरिए वो अंदर पहुंच गई थी, और वो काविश क्या थी ये किसी को नहीं मालूम था। आओ नीलम, कैसी हो? क्या हाल है? छोटी बेगम साहिबा बस आपकी मोहब्बतों के साए में जी रहे हैं। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं हुई? बातें तो होती रहती हैं। एक दिन साहब को किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने बेगम साहिबा को मारा। फिर बेगम साहिबा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उन पर हाथ उठाया है। वो तो अल्लाह का फजल था जी कि मैं बीमार थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन आया, मगर वो यही आज तक कहती रहती हैं कि वो कौन था जो तेरी शक्ल में मेरे पास आया था। अब तो मुझे बड़ा डर लगने लगा है। सारा कसूर दीदार खाला का है। आपके लिए कोई चाय या ठंडा लाऊं बेगम साहिबा? नहीं नीलम, बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तुझे कोई काम हो तो बता। नहीं, अब सब ठीक ठाक चल रहा है, नीलम ने जवाब दिया और फिर बोली, अच्छा जी मैं अब चलती हूँ। कोई ख़ास बात हो तो मुझे बता देना। नीलम के जाने के बाद फिर दीदार खाला का मौजू निकल आया। काफ़ी देर तक तज़ीन फरखंदा के पास रही और उसके बाद आखिरी गुफ्तगू उसने यही की कि दीदार खाला का यहाँ आना जाना बंद किया जाए, बाकी काम उसके बाद देखे जाएंगे। बहुत दिनों से सुकून था। दानिश अब कभी कभी तायरा जहां के पास जा बैठता था, उनसे दिल की बातें कर लेता था। मिर्ज़ा साहब सुबह के नाश्ते और रात के खाने पर अगर तज़ीन मौजूद ना होती तो खुद उसके कमरे में जाकर उसे बुला कर ले आते, या कभी काफ़ी देर तक उसके कमरे में बैठकर बातें करते रहते थे, या फिर चहलकदमी के लिए लॉन पर निकल जाते। घर में बस मिर्ज़ा इख्तियार बेग की तज़ीन से ही बनती थी। बीवी और बेटे से थोड़े से खिंचे खिंचे रहने भी लगे थे। तायरा जहां ने दानिश से बात की, हिम्मत करते हैं बेटा, मिर्ज़ा साहब को उस वक्त बताएंगे जब सारे काम हो चुके होंगे। अगर उन्होंने शदीद इख्तिलाफ किया दानिश तो चल पड़ेंगे इस घर से। हमारे पास भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अच्छा मैं अब बात करती हूँ दीदार खाला से, जो होगा देखा जाएगा। हम तो हैं ही मुसीबत में, एक और मुसीबत सही। आखिरकार तायरा जहां ने दीदार खाला को फ़ोन किया। दानिश का कहना है कि अब सारी ज़िंदगी हम दूसरों ही के इशारों पर तो नहीं नाचते रहेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग को आखिर हमारे सामने झुकना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ज़्यादा गड़बड़ की तो मेरे नाम भी कई कोठियाँ हैं। हम अपनी किसी कोठी में मुंतकिल हो जाएंगे। रहें मिर्ज़ा साहब अपनी चहेती बहू के साथ। हमारे पास भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ठीक है, कदम उठाओ, अल्लाह खैर करेगा। वैसे मैं बाबर शाह के भी कान में बात डाल दूंगी। जाऊंगी उनके पास, बस ज़रा जादू का फ़ोन आ जाए। अच्छा दीदार खाला, कोई खुशखबरी लाई है? मैंने तुम्हें बताया था कि तायरा जहां की बहू बड़ी आफत की परकला है। दोनों में 1 मिनट नहीं बनती। यहां तक कि दानिश भी उसे मुंह नहीं लगाता, बस किसी तरह यह रिश्ता निभा रहा है। कहता है किसी मुनासिब मौके पर उसे तलाक दे देगा। अगर पड़ी है तो पड़ी रहे। वैसे तुमने मायरा से इस बारे में कोई बात की? ज़रूरत नहीं है। मायरा बहुत समझदार लड़की है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है। दीदार खाला, हमारी तरफ से भी आप हाँ ही समझिए। अब क्या करना चाहिए? करना क्या है? हाशिम खान से बात करके कोई दिन तय कर लो। मैं ताहिरा जहां और दानिश को लिए आती हूं। हाशिम खान खुद भी दानिश से बात कर लेंगे। ठीक है दीदार खाला, जैसा आप मुनासिब समझें। बाबर शाह किसी खास चक्कर में पड़ गया था। महापाल के बारे में वो अच्छी तरह जानता था कि काले इल्म का बहुत बड़ा माहिर है, और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि महापाल से 3 बैर हासिल कर ले। उसने कई बार उस कड़े को जिसे वो महापाल से लेकर आया था सामने रखकर कई अमल किए थे, और उनके बड़े अनोखे नतीजे जाहिर हुए थे। लेकिन वो इसी उलझन में था कि वो लड़की कौन है, उसके बारे में पता तो चले। अगर वो मायामनी है जिसका ख्वाहिशमंद महापाल न जाने कब से था,
और कई बार उसने बाबर शाह से उसका तस्करा भी किया था कि अगर माया मनी उसके कब्जे में आ जाए तो वो अपने इल्म में बहुत आगे बढ़ सकता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त तो नहीं थे, लेकिन कभी किसी मामले में उनका टकराव भी नहीं हुआ था। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ था कि अगर कोई ऐसा काम होता जिसे बाबर शाह न करना चाहता तो वो अपने क्लाइंट को महापाल के पास भेज देता, और महापाल के पास कोई ऐसा पंछी फंस जाता जिसे महापाल अपने काले जादू के अमल में नहीं ला सकता था तो वो उसे बाबर शाह के पास भेज देता था। इस तरह दोनों की मुफाहमत चल रही थी, लेकिन अभी तक बाबर शाह की समझ में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि वो ताहिरा जहां की बहू तजीन से मुलाकात कर सकता। आखिरकार उसने बराह रास्त ताहिरा जहां ही से इस सिलसिले में बात करने का फैसला कर लिया। दीदार खाला दरमियानी रास्ता थी। चुनाचे उसने जादू से कहा, जादू उस बुढ़िया को फ़ोन करके बुलाओ जो हमारे पास अपने काम से आती रहती है। दीदार खाला है उनका नाम। कब बुलाऊं शाह जी? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। जादू ने दीदार खाला को फ़ोन कर दिया। शाह जी ने तलब किया है। ठीक है, मैं आ रही हूं। क्या अकेली आऊं या उन दोनों में से किसी को साथ लाऊं? नहीं, आप अकेली आइए। दीदार खाला बाबर शाह के पास पहुंच गई। हाँ दीदार बेगम, हम आप ही के काम में उलझे हुए हैं। सोच रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लेकिन एक मुश्किल आ पड़ी है जो आपको हल करनी है। हम उस लड़की को देखना चाहते हैं जो ताहिरा जहां की बहू है। जी शाह जी, पर इसका तरीका क्या हो? ये ताहिरा जहां बताएगी कि वो किस तरह हमें अपनी बहू से मिलाती है। मुझे और मेरे एक दोस्त को उनके घर आना होगा। ठीक है शाह जी, मैं कर लेती हूं बात, पर मैं आपको सारी सूरत हाल बता चुकी हूं। तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं बताए देता हूं। जादू बीच में बोल पड़ा। जो ड्राइवर ताहिरा जहां को साथ लेकर आता है वो वहीं रहता है ना जिसकी हालत खराब हो गई थी? तो बस शाह जी उसके रिश्तेदार बनकर पहुंच जाएंगे और उसी के क्वार्टर में ठहर जाएंगे। आप ये बात ताहिरा जहां को बता दीजिए। बता क्या दीजिए, बल्कि उसे तैयार कर लीजिए। एक रात ही का तो मामला है। बस उस लड़की को देखने के बाद वो वापस चले जाएंगे। ये काम हो जाएगा शाह जी। ताहिरा जहां को ये करना पड़ेगा। मैं कर लूंगी ताहिरा जहां से बात। आप उनसे बात करके टेलीफोन पर जादू को बताइए। दीदार खाला वहां से सीधी ताहिरा जहां के घर पहुंची। वैसे भी उन्हें ताहिरा जहां से बात करनी थी। ताहिरा जहां यही समझी थी कि दीदार खाला हाशिम खान से मिलकर उनके पास आई हैं, लेकिन दीदार खाला ने वक्त ज़ाया किए बगैर ताहिरा जहां को सारी तफसील बताई और शाहजी की ख्वाहिश के बारे में बताया तो ताहिरा जहां का चेहरा खौफ से सुकड़ गया। वो चुड़ैल कहीं कोई तूफान न बर्पा कर दे, कहीं सारा खेल बिगड़ ना जाए। दीदार खाला, बीबी वो जो कहते हैं ना कि ओखली में सर दिया तो मौसलों से क्या डरना, ये काम तो हमें करने ही हैं, और फिर तरकीब भी अच्छी है। सज्जाद को कुछ ले देकर इस बात पर खुशी से आमादा कर लो। उसे तफसील बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो आएंगे, उसके क्वार्टर में ठहरेंगे और बाकी सारे काम वो खुद कर लेंगे। ये काम कब करना है? शाह जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है तो इसका मतलब है कि काम जल्द से जल्द हो। ठीक है, मैं सज्जाद से बात करती हूँ, उसके बाद आपको फ़ोन पर सब बता दूंगी। ठीक है, जल्दी करना, दीदार खाला बोली। सज्जाद खौफज़दा था। जो वाक़यात उसके साथ पेश आए थे उसके बाद उसे इस घर में डर ही लगता रहता था। रात को सोते सोते आंख खुल जाती और वो दहशत ज़दा हो जाता। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कहीं और मुलाजमत तलाश कर ले। क्या बात है सज्जाद, कमज़ोर होते जा रहे हो? ताहिरा जहां ने पूछा। बेगम साहिबा, जो हालात मेरे साथ पेश आए हैं उन्होंने मुझे बड़ा डरा दिया है। जिंदगी में कभी भूत परीत नहीं देखे थे, मगर अब कसम अल्लाह की इतना कुछ देख लिया है कि रातों की नींदें हराम हो गई हैं। ताहिरा बेगम ने 5,000 रुपए सज्जाद के हाथ पर रखे तो सज्जाद के चेहरे का रंग ही बदल गया। ये हमारे लिए हैं बेगम साहिबा? हाँ, तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी तनख्वाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये 3,000 रुपए और रखो और ज़रा गौर से सुनो जो कुछ मैं कह रही हूँ। बाबर शाह यहाँ इस कोठी में आने वाले हैं एक मेहमान बनकर, और वो तुम्हारे क्वार्टर में ठहरेंगे। सज्जाद उछल पड़ा। हाँ, महफूज वगैरह या चौकीदार को तुम यही बताओगे कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं और कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आए हैं। बिस्तर वगैरह की जो भी ज़रूरत हो खामोशी से ले लेना, मैं रशीदा से कह दूंगी। बस ज़रा ख्याल रखना, शाह जी तुम्हारे मेहमान बनकर आ रहे हैं। अरे अगर हालात दुरुस्त होते तो मैं खुद उन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाती। ऐसे ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं,
लेकिन मसलहतन उन्हें तुम्हारे साथ रखना है। ठीक है बेगम साहिबा। ताहिरा जहां ने उसे रुखसत कर दिया। फिर उन्होंने दीदार खाला को फ़ोन किया। खाला काम हो गया है, शाहजी को इत्तला दे दो कि वो जब भी आना चाहें आ जाएं। ठीक है, मैं जादू से बात कर लेती हूँ, दीदार खाला ने जवाब दिया। ताहिरा जहां ने अपनी दूसरी राजदार रशीदा को भी होशियार कर दिया और कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं जो सज्जाद के यहाँ रहेंगे, उनकी पूरी खातिर मदारात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सज्जाद के क्वार्टर में बिल्कुल खामोशी से बिस्तर वगैरह पहुंचा दिए जाएं और जो भी सज्जाद कहे वो मानी जाए। बेगम साहिबा, जैसा आपका हुक्म, रशीदा ने जवाब दिया। बाबर शाह और महापाल ने रूप बदल लिया था। आम किस्म के मामूली से लिबास पहनकर दोनों आखिरकार मिर्जा इख्तियार बेग की कोठी पर पहुंच गए। उधर सज्जाद ने चौकीदार से अपने मेहमान के बारे में बता दिया था कि उसके पुप्पा आ रहे हैं, जरा एहतियात से उन्हें उसके क्वार्टर में पहुंचा दिया जाए। उसने बेगम साहिबा से इजाजत ले ली है। जब बाबर शाह और महापाल बदले हुए रूप में पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें सज्जाद के क्वार्टर तक पहुंचा दिया। सज्जाद ने अकीदत से बाबर शाह के हाथ चूमे और कहने लगा, हम आपके खादिम हैं शाह जी। हमने कह दिया है कि हमारे फुप्पा आ रहे हैं। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा, पर कोई बात नहीं है। हम कह देंगे कि हमारे फुप्पा के भाई हैं शाह जी। आप हमें हर ज़रूरत के लिए हुक्म दे दें। बेगम साहिबा ने कहा है कि आपका हर तरह से ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ ना होने दी जाए। ठीक है, बाबर शाह ने क्वार्टर देखते हुए कहा। फिर बोला, तुम्हें बाहर सोना होगा। ठीक है शाह जी, आप फिक्र ना करें, हम दरवाजे के बाहर हर वक्त मौजूद रहेंगे। और हाँ सुनो, ताहिरा जहां ने तुम्हें यह तो बता दिया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जी शाह जी, उनकी बहू जिस वक्त भी नजर आए हमें इशारा कर देना, हम उसे देखना चाहते हैं। क्या वो बाहर आती जाती है? जी शाह जी, कभी कभी सैर करने बाहर आ जाती हैं। बस तुम किसी और काम में मत लगना, जिस वक्त भी वो नजर आए हमें उसके बारे में इत्तला दे देना। ठीक है शाह जी, आप जैसा हुक्म करो, सज्जाद ने जवाब दिया। और फिर वक्त का इंतजार किया जाने लगा। पता नहीं तजीन को कोई शक व शुबा हो गया था या उसकी पुरस्कार शख्सियत ने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था। वो उसी दिन शाम के वक्त चहलकदमी के लिए निकली और ख़ास तौर से मुलाजिमों के क्वार्टर के सामने से गुजरी। सज्जाद ने फौरन ही बाबर शाह को इत्तला दे दी। महापाल और बाबर शाह दोनों छुपकर उसे देखने लगे थे। महापाल के मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली, इसकी खूबसूरती बताती है कि ये माया मनी है, कोई और मनुष्य इतना सुंदर नहीं हो सकता। बाबर शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के दोनों गौर से तजीन को देखते रहे। तजीन थोड़ी देर तक वहां घूमती रही। उसने कुछ फूल भी तोड़े और उसके बाद वापस कोठी के अंदर चली गई। अगर कोई गौर से उसे देखता तो उसे उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट जरूर नजर आ जाती। ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर वो उन दोनों के सामने आई हो। महापाल और बाबर शाह बहुत देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले और सज्जाद से बोले, क्या हुआ सज्जाद, वो अपने कमरे में चली गई? जी, वो अंदर चली गई हैं। सज्जाद, एक खुरपी चाहिए। खुरपी सरकार? सज्जाद ने कहा। हाँ, मैं बंदोबस्त करता हूं। थोड़ी देर के बाद सज्जाद ने खुरपी लाकर बाबर शाह को दे दी। बाबर शाह महापाल के साथ बाहर निकल आया। दोनों के पास कपड़ों की थैलियां थीं। वो उन जगहों पर पहुंचे जहां उन्होंने तजीन को देखा था। जहां तजीन ने रुककर फूल तोड़े थे वो जगह उन्हें सबसे बेहतर महसूस हुई। वहीं से उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी खुरपी के जरिए उठाई और अपनी अपनी थैलियों में डाल ली। फिर वो वहां से वापस पलटे और सज्जाद के क्वार्टर में आ गए। महापाल अभी तक माया मनी के हुस्न में खोया हुआ था और बार बार उसके बारे में बातें करने लगता था। उसने खुशी के आलम में कहा, एक बार माया मनी मेरे कब्जे में आ जाए तो ये समझ ले बाबर शाह कि मैं बादशाह बन गया, मैं पूरा बादशाह। माया मनी चीज ही ऐसी होती है। महापाल, तू अपने बैरों को यह हुक्म देकर मेरे पास भेजेगा कि वो हर तरह से मेरी खिदमत गुजारी करें, मेरी बात मानेंगे। ऐसा ही होगा, तू चिंता मत कर। लेकिन एक बात मैं फिर तुझसे कहूँगा, अगर तू अपनी जिद छोड़कर भोगल पंथ में आ जाए तो यूं समझ ले कि तेरे लिए हर खतरा दूर हो जाएगा। बैर खुशी से तेरे लिए काम करेंगे। ये सब बात की बातें हैं महापाल, देखेंगे सोचेंगे, जो बेहतर हुआ वो करेंगे।
तो फिर हम रात को 12 बजे के बाद अपना काम शुरू करेंगे। रात को 12 बजे जब सज्जाद बाहरी बरामदे में सो गया था, दोनों क्वार्टर से बाहर निकले और उसके पिछले हिस्से में पहुंच गए। हर तरफ हू का आलम तारी था। एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दोनों कोई 3 गज का फासला इख्तियार करके जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने सामने 2-2 दायरे बना लिए और फिर कुछ पढ़ने लगे। दायरों में मध्यम मध्यम रोशनी होने लगी और जब ये रोशनी जरा तेज हो गई तो उन्होंने अपने अपने थैलों में से मिट्टी निकालकर उन दायरों में डाल दी। दोनों ने रुख बदले हुए थे और एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे अपने अपने काम कर रहे थे। मिट्टी दायरों में डालकर वो कोई मंत्र पढ़ते रहे। महापाल अपने तौर पर कुछ बुदबुदा रहा था और बाबर शाह अपने तौर पर उस मिट्टी का तज्जिया कर रहा था। महापाल और बाबर शाह के ख्याल के मुताबिक ये माया मनी के पैरों के नीचे की मिट्टी थी। उनसे थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की शाख से 2 रोशन आंखें उनका जायजा ले रही थीं। इंतहाई हसीन आंखें जिन्हें देखकर इंसान ख्वाबों में खो जाए। फरखंदा मकबूल अहमद के लिबास वगैरह दुरुस्त कर रही थी। छुट्टी का दिन था। नाश्ता भी देर से किया गया था। मकबूल अहमद एहसान अहमद के कमरे में गए हुए थे। दरवाजे की सम देखा, लेकिन उस वक्त दरवाजे में जो शख्सियत दाखिल हुई उसे देखकर फरखंदा चौंक पड़ी। वो तजीन थी जो मामूली से लिबास में थी और ये लिबास शायद नीलम का था। फरखंदा ने फटी फटी निगाहों से तजीन को देखा और ताज्जुब से बोली, हमेशा चौंका देती हैं। आपका इस तरह आना मेरी समझ में आज तक नहीं आया। किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे अंदर आती हैं। इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है फरखंदा। बस जब भी मेरा दिल चाहता है मैं आ जाती हूँ। तुमसे कहा था कि तुम आओ मेरे घर, तो तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस 2-3 दिन के बाद इंशाअल्लाह आऊँगी, फरखंदा ने कहा और तजीन ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। खैरियत? कोई ख़ास बात है? बहुत ख़ास बात। एक काम करना है मुझे, तजीन बोली और एक कुर्सी पर जा बैठी। उसने एक मोबाइल फ़ोन निकाला और फरखंदा ने साफ पहचान लिया कि यह फ़ोन अजीज़ा बेगम का है। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तजीन के मुंह से एक कराती हुई सी आवाज़ निकली, दीदार बाजी से बात कराते हैं। कौन बोल रहा है? जो आवाज़ तजीन के मुंह से निकली थी उसे शायद एहसान अहमद और मकबूल अहमद भी ना पहचान सकते कि वो अजीज़ा बेगम की आवाज़ नहीं है। वो मुंह फाड़े तजीन को देखने लगी। तजीन कह रही थी, दीदार बाजी मैं अजीज़ा। हाँ, आप क्यों नहीं पहचानती दीदार बाजी? मैं रात से बीमार हो गई हूँ। इस वक्त बड़ी शिद्दत से आपकी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। आप कुछ भी कर रही हों, कोई भी मसरूफियत हो, आप फ़ौरन मेरे पास आ जाएं। बाकी तो दुनिया ने आंखें फेर ली हैं। आ जाएं दीदार बाजी, बड़ी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ आपकी। कितनी देर में आ जाएंगी? अच्छा चलें, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे कमरे में आ जाइएगा सीधी। हाँ, बस हल्का सा बुखार है, ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। फरखंदा पर बेहोशी सी तारी हो रही थी। जो आवाज़ तजीन के हलक से निकली थी वो 100% अजीज़ा बेगम की थी और फ़ोन भी उन्हीं का था। पता नहीं तजीन ये सब कुछ कैसे कर रही थी। तजीन ने मुस्कुराकर फरखंदा की तरफ देखा और बोली, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अब ज़रा तमाशा देखो। वादा किया था ना मैंने तुमसे कि दीदार बेगम को थोड़ा सा डोज मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है आज मिल जाएगा। बस इसी के लिए भाग दौड़ की है। मगर तजीन, ये मोबाइल फ़ोन और आपके हलक से निकलने वाली आवाज़, यार मैं बहुत बड़ी ड्रामाबाज हूँ। अब रुकूंगी नहीं ज़्यादा देर तक, क्योंकि दोनों बाप बेटे घर में हैं। मकबूल अहमद तुम्हारे पास किसी भी वक्त आ जाएंगे। बाकी रिपोर्ट तुमसे लूँगी। ज़रा ये फ़ोन वापस अजीज़ा बेगम तक पहुँचा दो। मगर? हाँ, उन्हीं का उड़ा कर लाई हूँ, तजीन ने कहा और आहिस्ता से हंस पड़ी। तजीन, बैठें आप। कैसी अजीब बात है, मेरे लिए आप इतना कुछ कर रही हैं और मैं आपको ढंग से अटेंड भी नहीं कर सकती। यार सब कुछ बाद में देखेंगे, अभी तकल्लुफ़ मत करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारे शौहर नामदार वापस आने वाले होंगे, इससे पहले मुझे गायब हो जाना चाहिए। तुम बैठो यहाँ, ज़रा भी इस बात का एहसास ना होने देना कि कोई तुम्हारे पास आया था, तजीन ने कहा। लेकिन उसके बाद जब वो फरखंदा को हैरान और परेशान छोड़कर बाहर निकली तो उसकी शक्ल नीलम की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। दीदार खाला अजीज़ा बेगम के पास पहुंच गईं। अजीज़ा बेगम ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया था। दीदार खाला उनकी राजदार थीं। एहसान अहमद और मकबूल अहमद से तो ताल्लुकात थे ही नहीं, ज़्यादातर अकेली कमरे में रहा करती थीं।
हालांकि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी। दीदार खाला अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों घर में हैं आज? आप सुनाइए, खैरियत है ना? हाँ, ये बात तो मुझे भी पता थी कि आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन तुमने बुलाया तो मुझसे रुका ना किया। मेरे यहाँ भी सब लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया है, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। बुलाया है? अजीज़ा बेगम ने ताज्जुब से कहा। हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? फ़ोन किया था ना तुमने मुझे। मैंने? अजीज़ा बेगम ताज्जुब से बोली। लो, क्या कह रही हो? मैं तो इस वक्त सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं कि तुमने बुलाया है। कोई ख़ास बात ही होगी, दीदार खाला ने हैरत से कहा। अजीज़ा बेगम ताज्जुब से उन्हें घूरने लगी। नहीं दीदार बाजी, इस वक्त तो मैंने नहीं बुलाया, लेकिन आप आ गई हैं तो मेरे सर आंखों पर। आपकी आमद से दिल को जो खुशी होती है और जो ढारस बन जाती है, मैं बता नहीं सकती। चलें छोड़ें, मैंने बुलाया है या नहीं बुलाया। आप ये बताएं कि बाबर शाह क्या कर रहे हैं? मकबूल अहमद तो मुसलसल बीवी की गुलामी में लगा हुआ है। असल में शाहजी कुछ चिल्ले काट रहे हैं। कुछ काम सुपुर्द कर दिए हैं हमने उनके, वो कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाओ। तुम देखना मकबूल अहमद इस बार फरखंदा को जूते मार मार कर घर से ना निकाल दे तो मेरा नाम भी दीदार नहीं। एहसान अहमद भी ऐसे ही गुमसुम है। मेरा तो खाना ही ख़राब हो गया। बस बाबर शाह से कहो कि जो मांगेंगे मैं मुंह मांगी रकम दूंगी उन्हें, उसका बस खाना ख़राब कर दें। मैंने कहा ना, इस बार जो होगा वो देखने दिखाने के काबिल होगा। उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। अजीज़ा बेगम बुरी तरह उछल पड़ी। अरे ये क्या है? ये कौन है? दस्तक और ज़ोर से हुई तो अजीज़ा बेगम ने इधर उधर देखा। दीदार खाला को छुपाने के बारे में सोचा, लेकिन यह मुनासिब नहीं था। चुनाचे उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ गईं। दरवाज़ा खोला तो एहसान अहमद और मकबूल अहमद लाल भब्बू का बने दरवाजे पर खड़े हुए थे। एहसान अहमद ने अजीज़ा बेगम को पीछे सरकाया और अंदर दाखिल हो गए। बाप बेटे दीदार खाला को घूर रहे थे। आप हमारी रिश्तेदार हैं दीदार बाजी, बस इतना बता दीजिए कि हमारे घर को बर्बाद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कभी कोई रंजिश हुई हमसे? मेरा ख्याल इलियास खान से हमेशा अच्छी सलाम दुआ रही है। जब और जहां भी मिले हमने अपना अजीज समझकर आपके साथ अच्छा सलूक किया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि फरखंदा या हमने आपका क्या बिगाड़ा है? दीदार खाला की तो सिट्टी गुम थी, एक लफ्ज़ मुंह से ना निकल सका। कितनी उम्र है आपकी दीदार बाजी? कितने घर बर्बाद किए हैं आपने? आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा दिल तो चाह रहा है कि पाँव से जूता उतारूं और इतने आपके सर पर लगाऊं कि आपका दिमाग दुरुस्त हो जाए, लेकिन आपकी उम्र का ख्याल कर रहा हूं। उठिए अपनी जगह से, एहसान अहमद ने कहा। लेकिन मकबूल अहमद ज़्यादा जज्बाती हो गया। उसने पीछे से दीदार खाला की कमीज़ का कॉलर पकड़ा और उन्हें खड़ा कर दिया। मेरी बात तो सुनो। बस आप फौरन घर से निकल जाइए। ये कहकर एहसान अहमद ने पाँव से जूता उतार लिया और दीदार खाला के होश उड़ गए। बस इनके लिए इतना ही काफ़ी है। दोबारा अगर इस दरवाजे से अंदर कदम रखें तो चौकीदार को बता देना कि 2 थप्पड़ मारकर इन्हें घर से बाहर निकाल दे। दीदार खाला ऐसी भागी के पलट कर ना देखा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई थीं। अंदर अजीज़ा बेगम पर गशी तारी हो रही थी। महापाल और बाबर शाह काफ़ी देर तक वहां बैठे न जाने क्या क्या जादू मंतर करते रहे। उसके बाद उन्होंने उन दायरों को अपने हाथों से मिटा दिया जो उन्होंने बनाए थे, और फिर वहां से उठकर वापस सज्जाद के क्वार्टर में आ गए। सज्जाद क्वार्टर के बाहर बेखबर गहरी नींद सो रहा था। दोनों अंदर दाखिल हो गए और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। बाबर शाह महापाल की शक्ल देख रहा था और महापाल गहरी सोचों में डूबा हुआ था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन बाबर शाह, मनस गंध नहीं है। मिट्टी से इंसान की खुशबू नहीं आई। उसकी सुंदरता, उसकी छब, उसका अंदाज ये बताता है कि ये मायामनी का दूसरा रूप है, पर मिट्टी ये नहीं बताती कि उसमें किसी इंसान की खुशबू रची हुई है। मैं जरा उलझन में पड़ गया हूं। महापाल, ये तो तुम्हें अंदाजा हो ही क्या होगा कि वो कोई जीती जागती इंसान नहीं है। मैंने जो कुछ देखा है, जो तजिया किया है, उसका तुम्हें बता चुका हूं। ड्राइवर सज्जाद उसके कई रूप देख चुका है। वो दरख्त पर बैठी हुई थी और उसके पांव नीचे दूर तक लटके हुए थे। फिर मैंने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा और जब मैंने उसका पीछा किया तो वो गायब हो गई। इसका मतलब है कि वो कम से कम इंसान नहीं है। एक बार तुमने मुझे मायामनी के बारे में बताया था। मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है वो मायामनी हो।
उसके पैरों के नीचे की मिट्टी एक बार मैं भी अपने इल्म की कसौटी पर परख चुका हूं। वो इंसान नहीं, बस इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाने का फैसला किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हर कीमत पर हमें उसे बस में करना है। एक तजुर्बा मैं और करना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं। कुछ तैयारियां करके कल ये तजुर्बा किया जाएगा। मैं आखिरी कोशिश करूंगा। मैं उस तजुर्बे के बारे में तुम्हें बता देता हूं। वो जिस तरह भी इस घर में दाखिल हुई वो एक अलग बात है। क्यों दाखिल हुई ये भगवान ही जानता है, लेकिन अपने पति के साथ उसका क्या बर्ताव है उसका जायजा लेना चाहता हूं। कैसे? इसके लिए हमें कोठी में दाखिल होना होगा और उसके कमरे में झांक कर यह देखना होगा कि वो पति के कितने करीब होती है। इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि असल में वो क्या है। अगर उसके और उसके पति के दरमियान पति पत्नी का संबंध हुआ तो फिर बात बिगड़ जाएगी, और अगर ना हुआ तो समझ लो कि वो माया मनी है। और उसके बाद मैं जो कुछ करूंगा उसमें मुझे 100% कामयाबी हासिल हो जाएगी, और यूं होगा कि परसों रात वो खुद आकर बताएगी कि वो कौन है। और जब वो मेरे पास आकर मुझे अपने बारे में तफसीलात बताएगी तो फिर मैं उस पर सत्या जाल फेंक दूंगा। समझे? सत्या जाल वो आखिरी गिरफ्त होती है जिससे निकलना बड़ी सी बड़ी आत्मा के बस की बात नहीं होती। कल रात के लिए खुद को तैयार करो। हमें अंदर दाखिल होने के लिए ड्राइवर का सहारा लेना होगा, बल्कि अगर हो सका तो घर की मालिकन से इस बारे में बात करनी होगी। दूसरे दिन जब मिर्जा इख्तियार बेग और दानिश अपने दफ्तर चले गए तो पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद तायरा जहां टहलने के अंदाज में बाहर निकली। घूमती फिरती सज्जाद के क्वार्टर की जानिब चल पड़ी। उस वक्त महापाल और बाबर शाह ड्राइवर सज्जाद के मेहमानों की हैसियत से बाहर कुर्सियां डाले धूप में बैठे हुए थे। तायरा जहां उनके सामने पहुंच गई। शाहजी, बड़ी मोहब्बत है आपकी कि आप इतने बड़े इंसान होने के बावजूद हमारे घर आए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और अगर हुई है तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। तायरा बेगम, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिला दूँ, और फिक्र मत करो, हम कामयाब हो जाएंगे। आज मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जी शाहजी, हुक्म करें। तायरा जान ने अदब से कहा। रात को हम उसे सोते हुए देखेंगे, तुम्हारे बेटे के कमरे में झांकेंगे। हमें यह पता चल जाएगा कि सारा खेल क्या है। बस समझ लो, उसके बाद हम उसे तुम्हारे घर से निकाल देंगे। ठीक है शाहजी। मेरे लिए कोई और हुक्म? बता तो रहे हैं, हमें वो दरवाजे खुले मिलने चाहिए जिनसे हम अंदर दाखिल हो सकें। मैं खुद अपने हाथों से बड़ा दरवाज़ा खोल दूंगी, उसके बाद आप अंदर आ जाइएगा। अगर आप आने का वक्त बता दें तो मैं खुद भी जागती रहूंगी, चाहे सारी रात गुजर जाए। नहीं तायरा जहां, बिल्कुल नहीं। किसी को आसपास नहीं होना चाहिए। आप आराम से अपने कमरे में सोएं, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। बाबर शाह ने जवाब दिया। जैसा आपका हुक्म शाहजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। वो रात बड़ी दिलचस्प थी। 12 बजे ही कोठी में हू का आलम तारी हो गया। मुलाजमाएं और मुलाजिम अपने अपने क्वार्टरों में चले गए और दरवाजे बंद हो गए। लेकिन तायरा जहां को अपनी ड्यूटी याद थी, वो चुपचाप उठी और उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वो वापस आईं और अपने कमरे में जा बैठी। उधर बाबर शाह और महापाल अपने काम के लिए तैयार थे। उन्होंने कुछ इंतजामात किए जो उनके जादू मंत्र ही के सिलसिले में थे, और फिर चोरों की तरह दबे कदमों सज्जाद के क्वार्टर से निकलकर कोठी के सदर दरवाजे की जानिब चल पड़े। सज्जाद बदस्तूर बाहर चारपाई बिछाए गहरी नींद सो रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े दरवाजे के पास पहुंचे और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। लेकिन सारा जादू मंत्र हर बार धरा रह जाता था। वो पुरस्कार आंखें अब भी उनका ताक़ुब कर रही थीं, जो तज़ीन के सिवा किसी और की आंखें नहीं थीं। तज़ीन का बाकी तमाम जिस्म तारीकी में छुपा हुआ था। उनके अंदर दाखिल होने से पहले तज़ीन अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर नीला मध्यम बल्ब जल रहा था। थोड़े फासले पर दानिश मसहरी पर सो रहा था। वो तज़ीन से अलग ही मसहरी पर सोता था। तज़ीन ने उसका शाना झंझोड़ा तो दानिश जाग गया। उसने चौंक कर तज़ीन को देखा और उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत फैल गई। क्या है? दानिश, जल्दी से उठो, चोर घुस आए हैं, तज़ीन ने दानिश से कहा। और दानिश चौंक पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं दानिश, तुम यकीन करो, मैंने बाकायदा खुसर पुसर और कदमों की आहटें सुनी हैं। वो यकीनन हमारे कमरे की जानिब आ रहे हैं। दानिश चंद में बेयकीनी के अंदाज में तज़ीन को देखता रहा,
फिर अचानक उसे यूं लगा जैसे वाकई दरवाजे के बाहर कुछ आहटें हो रही हों। वो बिजली की तेजी से उठा और उस अलमारी के पास पहुंच गया जिसमें भरा हुआ पिस्तौल रखा रहता था। उसने फुर्ती से पिस्तौल निकाला और अलमारी की आड़ में हो गया। आहटें अब उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थीं और फिर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला गया। दानिश नीले मध्यम बल्ब की रोशनी में बखूबी सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में हैरत के नकूश थे। लंबे लंबे कदोकामत के दो सियापोश जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे अंदर कमरे में दाखिल हो गए। तजीन चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। वो सूरत हाल का जायजा ले रही थी। दोनों सियापोश कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़े रहे, फिर उनकी निगाहें तजीन की जानिब उठ गईं। पता नहीं उन्होंने दानिश की खाली मसहरी पर गौर क्यों नहीं किया था। चादर ओढ़े हुए तजीन के जिस्मानी नकूश वाज़ेह थे और साफ अंदाजा हो रहा था कि चादर के नीचे छुपी हुई शख्सियत किसी औरत की ही है। सियाह पोशों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कुछ ही लम्हों के बाद वो तजीन की मसहरी के करीब थे। फिर उन्होंने तजीन की जानिब हाथ बढ़ाए ही थे कि दानिश ने अलमारी के बराबर स्विच बोर्ड के एक स्विच पर हाथ रखा और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सियापोश उछल पड़े थे। उन्होंने इधर उधर देखा तो दानिश की आवाज उभरी, खबरदार, एक कदम इधर उधर किया तो गोलियों से छलनी कर दूंगा, खबरदार। लेकिन एक सियापोश दानिश की बात की परवाह किए बगैर दरवाजे की जानिब लपका। दानिश ने जमीन पर फायर कर दिया। गोली सियापोश के पांव के पास लगी और वो एकदम रुक गया। दानिश ने 2 गोलियां और चला दी। सियापोशों ने घबरा कर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं मारना नहीं, गोली नहीं मारना, एक सियापोश की आवाज उभरी। इसी दौरान तजीन भी चादर फेंक कर उठ खड़ी हुई थी और उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में तमस्कुराना कैफियत थी और होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। 3 गोलियों की आवाजों ने रात के सन्नाटे में बुरी तरह हलचल मचा दी थी। मिर्जा इख्तियार बेग भी जाग उठे थे। तायरा जहां तो खैर पहले से जाग रही थी। उधर मुलाजिम उठ उठकर अंदर की जानिब भागे थे और उन्हें बड़ा दरवाजा खुला मिल गया था। महफूज, सज्जाद, चौकीदार और बाकी मुलाजिम भी सारे के सारे अंदर घुस आए थे। सज्जाद के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर दानिश उन दोनों सियापोशों को कवर किए हुए खड़ा था। मिर्जा इख्तियार बेग ने गुस्सीले लहजे में कहा, कौन है ये दोनों? इनके चेहरों से कपड़े हटाओ। डाकू हैं पापा, किसी वारदात की नीयत से अंदर आए हैं, दानिश ने जवाब दिया। उधर महापाल और बाबर शाह बिल्कुल निहत्ते थे और देख चुके थे कि दानिश के हाथ में दबे हुए पिस्तौल में अभी कई गोलियां बाकी हैं। चुनाचे उनके अंदर सकत नहीं थी कि कोई हरकत करते। महफूज ने आगे बढ़कर उनके चेहरों से कपड़ा हटा दिया और सबसे पहले आवाज सज्जाद के मुंह से निकली, ये आप? मिर्जा इख्तियार बेग, दानिश और दूसरे लोगों ने भी पहचान लिया कि ये सज्जाद के मेहमान हैं। सज्जाद की बुरी हालत हो रही थी। मिर्जा इख्तियार बेग ने शदीद गुस्से के आलम में सज्जाद को देखा और बोले, तो तुमने वही कर दिखाया जिसकी खबरें आमतौर से अखबारात में छपती रहती हैं। खैर, बाद में बात करूंगा तुमसे। महफूज, मजबूत रस्सी लेकर आ जल्दी से। महापाल और बाबर शाह ने बेचैन निगाहों से इधर उधर देखा। गालिबन तायरा जहां का चेहरा तलाश कर रहे थे, लेकिन महापाल को कोई सही अंदाजा हो या ना हो, बाबर शाह को यह अंदाजा बखूबी हो चुका था कि खेल बिगड़ गया है। तायरा जहां ने भरपूर कोशिश की थी कि उनका काम आसानी से हो जाए, लेकिन सूरत हाल बिगड़ गई थी। अपने अंदाजे के बिना पर बाबर शाह ने तजीन की तरफ देखा और तजीन के होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैली देखकर उसे अंदाजा हो गया कि ये सारा किया धरा तजीन का ही है। गोया वो उन लोगों से मुकाबले के लिए तैयार थी और उसने अपना पहला वार कर दिया था। बाबर शाह उसे घूरने लगा और फिर गैर महसूस तरीके से मुस्कुरा दिया। उस वक्त तजीन उसकी आंखों में ही देख रही थी। बाबर शाह की इस मुस्कुराहट का मतलब था कि ठीक है लड़की, मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया है। पता नहीं उस वक्त महापाल और बाबर शाह इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई अमल कर सकते थे या नहीं, लेकिन जिस तरह वो बेबस खड़े थे और दानिश उन पर पिस्तौल ताने हुए था, इससे अंदाजा होता था कि अमलियात की दुनिया में वो कुछ भी हों, लेकिन पिस्तौल की गोलियों के सामने बेबस हैं। इतनी देर में महफूज रस्सी ले आया तो मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, इनके हाथ पीछे करके इस तरह कस दो कि इनके फरिश्ते भी ना खोलने पाए। फिर वो सज्जाद से मुखातिब हुए, क्या कहते हो सज्जाद, अपने फूफा साहब को बांधने में महफूज की मदद करोगे या नहीं? सज्जाद एक दीवार से टिका हुआ पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। महफूज की मदद दूसरे 2 मुलाजिमों ने की और बाबर शाह और महापाल को बुरी तरह कस दिया गया। पापा, पुलिस को फोन करूं? अभी नहीं, थोड़ी सी खातिर मदारात हम भी करेंगे इनकी,
और इस हरामखोर के हाथ भी बांध दो जिसने इन्हें डाकाजनी के लिए दावत दी है और अपना फूफा बनाकर घर लाया है। सज्जाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बाबर शाह ने उसकी आंखों की तरफ देखा और सज्जाद को यूं लगा जैसे उसकी जबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। वैसे भी उसकी हालत खराब ही हो रही थी, क्योंकि सारा नज़ला उसी पर गिर गया था। तायरा जहां को तो सही सूरत हाल का पता नहीं चल सका था। वो खौफ के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ सकी थी। मिर्जा इख्तियार बेग की हिदायत पर उन लोगों को धक्के दे देकर एक ऐसे कमरे में लाया गया जिसमें भागने की कोई जगह नहीं थी सिवाय दरवाजे के। सज्जाद को अभी बाहर ही रखा गया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद मिर्जा इख्तियार बेग ने चौकीदार की ड्यूटी लगाई कि वो दरवाजे पर पहरेदार और उन लोगों की तरफ से मोहतात रहे। कल दिन में इनका फैसला किया जाएगा। सज्जाद की बहुत बुरी हालत थी। उसे तजीन के कमरे से निकालकर बाहर लाया गया। तजीन अपने कमरे ही में रह गई थी, अलबत्ता दानिश साथ था। महफूज भी अजीब सी निगाहों से सज्जाद को देख रहा था। मिर्जा इख्तियार बेग सज्जाद को एक कमरे में ले गए और फिर उसे घूरते हुए बोले, कौन है ये दोनों? तेरे फूफा हैं भी या नहीं? सज्जाद अब काफी दहशतज़दा हो गया था। वो थर थर कांप रहा था। कितने अरसे से तुम हमारे यहां नौकरी करते हो सज्जाद? तुम्हारी हर जरूरत यहां से पूरी होती है। कितना एतमाद किया था हमने तुम पर। इस एतमाद का ये सिला दिया है तुमने हमें। क्या चाहते थे? जवाब दोगे? ये लोग पेशावर डाकू हैं या फिर वाकई तुम्हारे रिश्तेदार जिन्हें तुमने डाकाजनी के लिए मौका फराहम किया? इन तमाम सवालों का जवाब दो। हो सकता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं, मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा। सज्जाद की आंखें चढ़ गईं। वो झूमने लगा और फिर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मिर्जा इख्तियार बेग के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। वो तंजिया लहजे में बोले, इस अदाकारी के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो नमक हराम? ठीक है दानिश, इसे भी यहीं बंद कर दो। मैं इन हरामखोरों को अभी पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन सारी रात बर्बाद हो जाएगी। सुबह को देखेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही पापा, डाकाजनी के लिए इन्होंने मेरे ही कमरे का इंतखाब क्यों किया? सब कुछ सुबह को मालूम हो जाएगा। खुदा का शुक्र है कि ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। जाओ आराम करो, मिर्जा साहब ने कहा और मुलाजमों को मजीद हिदायत करके अपने कमरे की तरफ चल पड़े, जहां तायरा जहां अपनी मसहरी पर सिमटी थर थर कांप रही थी। डरने की जरूरत नहीं है, डाकू पकड़े गए हैं। उस नमक हराम सज्जाद ने डाकाजनी की साजिश की थी और डाकुओं को अपना फूफा बनाकर लाया था। सुबह को उनकी हड्डियां तोड़वाऊंगा। ये सुनते ही तायरा जहां पर गशी तारी हो गई थी। मिर्जा इख्तियार बेग तो थोड़ी देर जागते रहे और सज्जाद को बुरा भला कहते रहे, फिर सो गए। लेकिन तायरा जहां जैसे सूली पर लटक गई थी। अब क्या होगा? सारे राज खुल जाएंगे। मिर्जा साहब बहू के बारे में बड़े जज्बाती हो गए थे और वो भी उनके सामने जमाने भर की सादतमंद और इताअत गुजार बन जाती थी। हाय मेरे मौला, अब क्या होगा? फिर अचानक उन्हें बाबर शाह पर गुस्सा आ गया। वैसे तो बड़े पीर महापीर बने फिरते हैं, पकड़े गए तो भीगी बिल्ली क्यों बन गए? कबूतर बनकर उड़ क्यों ना गए? और वो पता नहीं किस मुए नहुसत मारे कुछ साथ ले आए थे। वो तो शक्ल ही से डाकू लगता है। रात गुजर गई। मिर्जा इख्तियार बेग मामूल के मुताबिक जागे थे। कुछ लम्हे के लिए रात के वाकयात उनके जहन से निकल गए थे, लेकिन फिर उन्हें सब कुछ याद आ गया और वो उछल पड़े। कोई आया तो नहीं है? मेरा मतलब है नौकर वगैरह, यानी सब कुछ ठीक है ना? मिर्जा साहब ने स्लीपर पहनते हुए कहा। नहीं, एक बात कहूं? तायरा जहां ने घिघियाई हुई आवाज में कहा। हाँ कहो, मिर्जा साहब ने स्लीपिंग गाउन पहनते हुए कहा। अब क्या करेंगे आप? खुद कुछ नहीं करूंगा। मैं कानून हाथ में लेना पसंद नहीं करता। उस हरामखोर से जरूर पूछूंगा कि उसने क्यों ये नमक हरामी की। तीनों मरदूदों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी? तायरा जहां ने थूक निकलते हुए कहा। कुछ कहते बन नहीं पड़ रही थी। कहती भी तो क्या कहती। मिर्जा साहब बाहर निकल गए तो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गईं। चौकीदार ने सारे नौकरों को बुला लिया। सब नौकर होशियार होकर खड़े हो गए। मिर्जा साहब के इशारे पर चौकीदार ने दरवाजे का ताला खोला और फिर बंदूक तान ली। मिर्जा साहब नौकरों के साथ अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके मुंह से हैरत भरी आवाज निकली। अरे! सभी ने देख लिया था कि कमरा खाली पड़ा था। दोनों डाकुओं का कोई पता नहीं था। यहां तक कि उन्हें जिन रस्सियों से बांधा गया था वो भी मौजूद नहीं थीं। सारे नौकर और चौकीदार भी दंग रह गए थे। मिर्जा साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने खूनी नजरों से चौकीदार को घूरते हुए कहा, कहां गए ये दोनों?
खुदा का कसम साहब, हमने तो रात भर तक पलक नहीं झपकाई। क्यों झूठी कस्में खाकर खुद को गुनाहगार कर रहा है? तू भी इस डाके की साजिश में शरीक था क्या? ठीक है, तुम लोग होते ही ऐसे हो। सज्जाद को भी भगा दिया होगा। जाओ देखो वो अपने कमरे में मौजूद है या नहीं। साहब, मेरे को गद्दार कहकर मेरे माँ बाप को गाली मत दो। मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। मैं खुदा की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैंने दरवाज़ा खोला है, ना मैं रात को सोया हूँ। मेरे को नहीं मालूम कि वो किस तरह हवा बनकर निकल गए। जो मुलाजिम सज्जाद को देखने गए थे, उन्होंने आकर बताया कि सज्जाद कमरे में मौजूद है और उसी हालत में बंधा पड़ा है। आओ, मिर्ज़ा साहब ने कहा और मुलाजिमों के साथ उस कमरे में पहुंच गए जहां सज्जाद मौजूद था। उसका चेहरा वीरान था और वो खला में घूर रहा था। आप नहीं फरार हुए फुप्पा जान के साथ? मिर्ज़ा साहब ने तंजिया लहजे में कहा। सज्जाद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने की दीवार को घूरता रहा। कौन थे वो दोनों और कैसे फरार हो गए? क्या चौकीदार भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? मिर्ज़ा साहब ने इस बार गुर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन सज्जाद अब भी खामोश रहा। पुलिस को बुलाओ दानिश, यहां नमक हरामों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये बताएगा कि यहां डाका डालने की साजिश में कौन कौन शरीक है। दोनों डाकू बंद कमरे से निकल गए और चौकीदार साहब कसम खाकर फरमा रहे हैं कि वो रात भर मुस्तैदी से ड्यूटी देते रहे और कमरा बाहर से बंद रहा। पापा, मुझे पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं मालूम, क्या पेट्रोलिंग स्क्वाड को फ़ोन कर दूं? नहीं दानिश, पुलिस को फ़ोन नहीं करना, तजीन ने सर्द लहजे में कहा। फिर मिर्ज़ा साहब की तरफ रुख करके बोली, पापा, सज्जाद को पुलिस के हवाले नहीं करना। जो हो चुका है उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। डाकू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तजीन, इन लोगों ने मिलकर जो कुछ किया है वो बहुत खतरनाक था। सबसे बड़ी बात यह कि डाकू निकल गए। पापा, पुलिस को फ़ोन नहीं करना, सज्जाद के हाथ पांव खुलवा दे, तजीन ने सर्द लहजे में कहा। उसने मिर्ज़ा इख्तियार की पूरी बात भी नहीं सुनी थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग को सिर्फ एक लम्हे के लिए तजीन का लहजा अजीब महसूस हुआ था, लेकिन दूसरे लम्हे यह एहसास उनके जहन से निकल गया। उन्होंने मुलाजिमों को इशारा करके कहा, इसे खोल दो। सज्जाद की बंदिशें खोल दी गई। जाओ, तजीन ने सज्जाद को इशारा करके कहा और सज्जाद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दानिश खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तजीन ने मिर्ज़ा इख्तियार बेग की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया पापा। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाबर शाह और महापाल उस वक्त मंडल में बैठे हुए थे। महापाल अपनी उस रिहाइशगाह को महामंडल कहा करता था। उस वक्त सूरज निकल रहा था। महापाल के कुछ चेले मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। अचानक महापाल बैठे बैठे हंस पड़ा और बाबर शाह चौंक कर उसे देखने लगा। क्या सोच रहे हो शाह जी? तुम्हें हंसी क्यों आई महापाल? बाबर शाह ने पूछा। इस सारे खेल पर उन्हें अब तक हमारी गुमशुदगी का पता चल गया होगा। क्या सोच रहे होंगे वो भी? अभी पता नहीं चला होगा महापाल, अभी तो वो सो रहे होंगे। जागेंगे तो क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचें भाड़ में जाएं। हमें आगे के बारे में सोचना है। मैं अगर चाहता तो उन सबको उनके घर पर ही तिगनी का नाच नचा देता, मगर इस तरह हमारा सारा खेल खराब हो जाता। वैसे मैं तुम्हें बताऊं बाबर शाह, वो माया मनी है और हमारे बारे में पूरी जानकारी रखती है। कैसे पता? बाबर शाह ने पूछा। चेतावनी दी है उसने मुझे, महापाल ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने देखा नहीं, जब उसका पति हम पर पिस्तौल ताने खड़ा था तो वो हमें देखकर शरारत से मुस्कुरा रही थी। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता था और उसी ने अपने पति को जगाकर हमारे बारे में बताया था। खेल ज्यादा ही गंभीर हो गया है महापाल। मुझे भी यही लग रहा है जैसे वो हमसे पूरी तरह वाकिफ हो गई है और हमारे साथ खेल रही है। मैंने सोचा था अगर वो माया मनी है तो फिर हम दोनों मिलकर उसे काबू में कर लेंगे। मैं अकेला भी ये काम कर सकता हूं। तुम्हारा भोगल पंथ किसी काम नहीं आया। अब इस बारे में क्या कहते हो? क्या मुआहदा खत्म करते हो? करना तो नहीं चाहते, मगर तेरी मर्जी। तो ठीक है, ये ले अपना कड़ा, ये तो दोस्ती की निशानी थी। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे तुझसे कि वो जो कोई भी है उसका ख्याल दिल से निकाल देना। बाबर शाह ने कलाई से कड़ा उतारकर महापाल की तरफ बढ़ा दिया। झगड़ा मत कर बाबर शाह, कोई उपाय सोच। फिर अब क्या करना है? बाबर शाह ने पूछा। वही पुराना काम। तू भी सोच, मैं भी सोचता हूं। हमने उसे देख लिया है, तू अपने तौर पर कोशिश कर। अगर तू उसे अपने कब्जे में कर लेता है
तो उसे मेरे हवाले कर देना। बदले में 3 बैर तेरे, और अगर मैंने उसे पहले कब्जे में ले लिया तब भी सौदा वही रहेगा, क्योंकि वो तेरी दरियाफ्त है। ठीक है, मैं चलता हूं। कैसे जाएगा? महापाल ने कहा। जवाब में बाबर शाह हंसने लगा था। मिर्जा इख्तियार बेग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि उन्हें एक कार्ड ला कर दिया गया जिस पर हाशिम खान बैरिस्टर लॉ लिखा हुआ था। मिर्जा साहब ने उन्हें ऑफिस में बुला लिया और बड़े खुलूस से मिले। कैसे मिजाज हैं इख्तियार बेग? पहचान तो लिया है ना? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हाशिम भाई? बस अजीब से हालात हो गए हैं। मसरूफियत के नाम पर रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसी ही बात है। अब कुछ चाय वगैरह के बारे में पूछो ताकि उसके बाद काम की बातें शुरू की जाएं। हाशिम खान ने हंसते हुए कहा। चाय के घूंट लेते हुए हाशिम खान ने कहा, मुझे माफ़ कर देना इख्तियार बेग, लेकिन बेटियों के मामले ऐसे ही होते हैं कि इंसान मुकम्मल तसल्ली कर लेना चाहता है, और फिर इस मुश्किल में कि दानिश बेग के साथ कुछ उलझनें लिपटी हुई हैं। क्या खुद दानिश दूसरी शादी करना चाहते हैं या सिर्फ आप लोगों की यह ख्वाहिश है? जी, मिर्ज़ा साहब हैरत से बोले। खुदा का शुक्र है कि मेरी भी छोटी मोटी इज्जत आबरू है, लेकिन आपके ख़ानदान में बेटी भेजकर मुझे दिली खुशी होगी। बस थोड़ी सी तसल्ली चाहता था। मिर्ज़ा साहब चकरा कर रह गए थे। उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी, जबकि हाशिम खान उन पर तवज्जो दिए बगैर बेतकान बोल रहे थे। बेगम ने जब बताया ताहिरा जहां बेगम अपने बेटे दानिश की दूसरी शादी करना चाहती हैं और उन्होंने हमारी बेटी मायरा के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, तो मैं दंग रह गया था। मैंने कहा वो ख़ानदान हर तरह काबिल एतमाद और आला हैसियत का हामिल है, और फिर इस दौर में दूसरी शादी मायूब नहीं समझी जाती। हम रोशन ख्याल लोग हैं, लेकिन फिर भी मैंने मुनासिब समझा कि आपसे मुलाकात कर लूं। कुछ ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ात दरकार होंगे। बात अब मिर्ज़ा इख्तियार बेग की समझ में आई थी। ताहिरा जहां ने कोई चक्कर चलाया था। उनका खून खौल कर रह गया था, लेकिन खुद को संभाल कर मसनूई हंसी के साथ बोले, हाँ, कुछ घरेलू उलझनें थीं। बेगम इस सिलसिले में गौर कर रही थीं। मेरी उनसे कोई तफसीली बात तो नहीं हुई है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आपको ये अंदाज़ा है कि ये मामलात ख़वातीन ही के सुपर्द होते हैं। मैं फिर आपसे रब्ता कायम करूँगा। ज़रूर। आप वैसे भी कभी तशरीफ़ लाइए, हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी। मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो इजाज़त लेकर चले गए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। फ़ौरन ही अपनी जगह से उठे, ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा और घर चल पड़े। शदीद गुस्से के आलम में वो घर पहुँचे थे और तेज़ तेज़ कदमों से ताहिरा जहां के कमरे की जानिब चल पड़े थे। इत्तेफाक की बात यह थी कि उस वक्त दानिश और ताहिरा जहां सर जोड़े बैठे हुए थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग को इस तरह देखकर दोनों ही चौंक पड़े। मिर्ज़ा इख्तियार बेग का चेहरा बता रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। वो ताहिरा जहां को घूरने लगे और फिर एक नशिस्त पर बैठ गए और कहने लगे, ये अच्छा है दानिश कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। ताहिरा जहां, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या शह हैं आप? सारी ज़िंदगी मैंने आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा है, हर तरह से कोशिश की है कि आपको आपका मकाम दूं, लेकिन आपने कभी खुद पर गौर किया है आप इस काबिल हैं कि आपकी वो इज़्ज़त और मकाम बरकरार रखा जाए? ताहिरा जहां हक्का बक्का मुंह फाड़े मिर्ज़ा इख्तियार बेग को देख ही रही थीं। दानिश ने अलबत्ता नर्म लहजे में कहा, हुआ क्या है पापा? बात क्या है? इस वक्त मुझे थोड़ी सी हैरत तुम पर भी है दानिश, बल्कि मैं तुम्ही से आगाज़ करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तज़ीन में क्या खराबी है? क्या कमी है उसके अंदर? शक्ल और सूरत में लाखों में एक है, फर्मा बरदार और वफाशुआर है। मुझे बताओ उसने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है? दानिश ने माँ की तरफ देखा, लेकिन ताहिरा जहां खामोश बैठी हुई थी। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि मोहतरमा ताहिरा जहां तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हैं? हाशिम खान मेरे पास दफ्तर आए थे और उन्होंने बड़े एतमाद के साथ अपनी मायरा के लिए तुम्हारी दूसरी शादी पर रजामंदी का इजहार किया था। मेरे फरिश्तों को भी कोई बात मालूम नहीं थी। खैर, ताहिरा जहां तो ऐसे मजाक करने की आदी हैं, जो कुछ कर चुकी हैं अब उसे दोहराना बेसुध है। लेकिन अभी इन्हें इतनी आज़ादी हासिल नहीं है कि अपनी मनमानी करती फिरें। इस बार मैं इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूँ। आखिर समझा क्या है इन्होंने अपने आप को? तज़ीन से बेटे तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। क्या कसूर किया है उसने? अब तक उसकी जगह कोई भी होता, ताहिरा जहां उसके साथ ताउन ना करती, क्योंकि अदम ताउन इनकी फितरत का एक हिस्सा है। मेरे इल्म में तो खैर ये बात बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम्हारे इल्म में है? जी पापा, मेरे इल्म में है। दानिश के ये अल्फाज मिर्ज़ा इख्तियार बेग के लिए हैरान कुन थे।
यानी तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? जी पापा, करना चाहता हूँ। पापा, हमारी बातें हम तक रहने दें। मैं खुशी से इसके लिए तैयार हूँ, मगर मैं नहीं, समझे? मैं ये चाहता हूँ कि जो बेवकूफ़ी तुमने की है उसका तदारुक भी तुम ही करो। हाशिम खान से बात करो और उसे बताओ कि ये सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर मेरा इरादा है पापा। आप अगर मुझे रोकेंगे तो मैं आसानी से तज़ीन को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँगा, और अगर आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। खूब, गोया तमाम मंसूबे पहले ही से तैयार कर लिए गए हैं और मुझे ये तक नहीं बताया जाएगा कि आखिर तज़ीन में ऐसी क्या खराबी है। वो बाहर निकलने वाले थे कि तज़ीन कमरे में दाखिल हो गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। पापा, मुआफ़ी चाहती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मोहब्बत पर मुझे फ़ख्र है। मम्मा और दानिश की ख्वाहिश है कि दानिश की दूसरी शादी हो जाए। मैं खुशी से इजाज़त दे रही हूँ कि दानिश दूसरी शादी कर लें। मेरे और दानिश के दरमियान आज तक कोई मुफाहमत का रिश्ता नहीं बन सका। ये घर पुरसुकून हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ पापा। मेरी ख्वाहिश पर आप इनसे ताअव्वुन करें।